गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है, सुस्वागतम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है हिस्ट्री ऑफ बिहार। कल थोड़ा सा हम लोग झलक देखे थे और उस झलक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री ऑफ बिहार में आज कदम डालेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार वाले रहने वाले हैं। तो पहले बिहार की हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, तब ना आगे की हिस्ट्री जानेंगे जी। सब लोग जग जाइए, सब लोग जग जाइए जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके। तो आज के जो क्लासेस है वो वैशाली के लिच्छवी, जो टॉपिक है वैशाली के लिच्छवी बिहार में बुद्ध काल के सबसे बड़े तथा शक्तिशाली राज्य। बुद्ध काल के, अब बुद्ध भगवान को जानते करते हैं, बुद्ध काल के सबसे बड़े तथा शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। यानी बुद्ध काल के जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना कौन किया था? सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र ने की थी। ओके। ईसा पूर्व 7वीं सदी के आसपास, ईसा पूर्व 7वीं के आसपास वैशाली का राजतंत्र गणतंत्र में परिवर्तन कर दिया गया। जो वैशाली का राज्य था ईसा पूर्व के 7वीं सदी के आसपास, 7वीं सदी के आसपास वैशाली का राजतंत्र गणतंत्र में परिवर्तित कर दिया गया। कालांतर के वंजी महासंघ की राजधानी, कालांतर के वंजी महासंघ की राजधानी वैशाली, जो अभी बसाड़ बोलते हैं, वैशाली बसाड़ बनाई जाती है। उसमें वैशाली बनाई गई राजधानी महासंघ की, जिसकी सीमाएं जो वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। वन मिनट। ओके। आते हम लोग कहाँ थे? जो कालांतर के वंशी संघ की राजधानी वैशाली बनाई गई, वहाँ जिसको अभी वैशाड़ बोलते हैं, जिसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। वर्तमान जो अभी सीमाएं हैं वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। लिच्छवी वंशी संघ के सर्वप्रथम
स्वर प्रमुख थे। महावंग महावंग जातक महावंग जातक में वैशाली। सुधीर वेलकम। जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। यहाँ अनेक सुंदर वन, चैत्य तथा विहार थे। ध्यान रखिएगा कि महावंग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। ओके, एक पर्ण जातक से स्पष्ट होता है कि वैशाली नगर चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। एक पर्ण जातक से स्पष्ट होता है कि वैशाली नगर चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरे से 1 योजन दूर थी और उसमें पहरे के मीनारों वाले 3 द्वार बने हुए थे। ओके, लिच्छुओं ने महात्मा बुद्ध के निवास हेतु, जो लिच्छवी थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध के निवास हेतु महावन में प्रसिद्ध कटाग्रशला का निर्माण कराया था, जहां रहकर बुद्ध ने उपदेश दिए थे। लोग अत्यंत स्वाभिमानी और स्वतंत्र प्रेमी थे। लिच्छवी जो लोग थे वो अत्यंत स्वाभिमानी और स्वतंत्र प्रेमी थे। इनकी शासन व्यवस्था संगठित थी। बुद्ध काल में अपनी समृद्धि और पराकाष्ठा पर स्थित लिच्छवी का राजा चेटक था, जिसकी कन्या पुत्री चेहल्ला का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। कन्या चेला का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। एकांक बुद्ध काल में अपनी समृद्धि प्रतिष्ठा पर स्थित लिच्छवी का राजा चेटक था, जिसकी कन्या, लिच्छवी के जो राजा चेटक था उसकी कन्या चिल्हड़ा का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। ओके, बिंबिसार के साथ हुआ था। इस संबंध में ललित विस्तार में उल्लेख मिलता है। इसके जो संबंध थे वो ललित विस्तार है, उसमें आपका उल्लेख मिलता है। महावीर की माता त्रिशला, जो महावीर की माता थी, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग। महावीर के जो माता थी त्रिशला चेटक की बहन थी। त्रिशला जो थी चेटक की बहन थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली थे। जो बिंबिसार था, बिंबिसार कौन था? बिंबिसार कौन था? अभी मैं बताया। बिंबिसार, यहाँ बोला बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली थे। आखिर बिंबिसार था कौन? बिंबिसार मगध नरेश था। बिंबिसार मगध नरेश था, जो लिच्छवी की राजकुमारी से उसकी लिच्छवी की जो पुत्री थी उससे शादी किया था बिंबिसार ने। मगध के नरेश था बिंबिसार, शादी कर लिया। पहले क्या होता था कि शादी करने के बाद मान लीजिए जिस राज्य से हम शादी कर ले तो वो राज्य हमारे अधीन हो जाता है। मतलब उस राज्य से संधि ऐसा हो जाता है कि राज्य पर हम अपना अस्तित्व जमाए रख सकते थे। तो उसी तरह लिच्छवी में अपना राज्य स्थापित करने लगा बिंबिसार। इसलिए बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली थे, क्योंकि मगध एक शक्तिशाली राज्य था। आज के युग में पहले हम सुने होंगे मगध एक बहुत शक्तिशाली राज्य था। पूरे भारत में एक मगध साम्राज्य
बहुत शक्तिशाली राज था। तो वहाँ का जो एक राजा था, नरेश था, बिंबिसार ने लिच्छवी के राजकुमारी से शादी होने के बाद वो लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली हो गए थे। किसके कारण? बिंबिसार कारण। ओके, महात्मा बुद्ध ने उनकी एकता, शक्ति और गणराज्य की काफी प्रशंसा की। जो महात्मा बुद्ध थे उनकी एकता, अब एकता मतलब कि शादी होने के बाद भी ये मगध नरेश और लिच्छवी राज काफी एक अच्छे जो एकता बनी रहती थी। जिसे हम लोग समाज में एकता है, हमारे देश में एकता बहुत काफी है, बहुत अनेकता भी है, एकता भी है, कहीं कहीं एकता है, कहीं कहीं अनेकता है। तो जो एकता है हमारे देश में, उस एकता के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो उसी तरह महात्मा बुद्ध थे, इनकी एकता और शक्ति की काफी प्रशंसा की। ये जो गणराज्य जी किए थे इनकी काफी प्रशंसा की। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजात शत्रु के विरुद्ध, जो जैन साहित्य था उससे पता चलता है कि अजात शत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल्ल, काशी तथा कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। अब आगे बढ़ते इसमें कि जो जैन साहित्य से पता चलता है कि आप देखो, पहले हम तो भविष्यवाणी नहीं ना कर सकते। लाइक करिए, शेयर करिए और मजा लीजिए, पढ़ते रहिए। लाइक ठोकते जाइए, जैसे मजा आ रहा है लाइक ठोकते जाइए। इतिहास पढ़ रहे हैं, बोल मत हो। देखो कैसे कैसे इतिहास में लोग चेंज होते जा रहे हैं, लोग अपने अपने अस्तित्व कैसे बना रहे हैं। ये देखो बिंबिसार के जो देखो साहित्य, जितने भी साहित्य से हमको पता चलता है कि इतिहास में क्या हम देखे क्या नहीं देखे, इतिहास में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इतिहास कैसे आगे मोड़ लेता है, ये चीज हम आगे देखेंगे। ओके, तो जो बिंबिसार था उस समय जो लिच्छवी के लोग काफी शक्तिशाली थे बिंबिसार के कारण, उसके काल में। और महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, इनकी जो गणराज्य पर काफी प्रशंसा की, इनकी राज्य व्यवस्था को, इनकी शक्ति को, इनकी एकता को। जो देखो एकता में ही शक्ति होता है, तो उसी एकता शक्ति को महात्मा बुद्ध ने क्या की, काफी प्रशंसा की थी। ओके, तो उसे जैन साहित्य से पता चलता है कि अजात शत्रु के विरुद्ध जो चेटक ने मल्ल, काशी तथा कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। जो एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। ओके, सम्मिलित मोर्चा बनाया था। कौटिल्य कौन था पता है ना? आगे हम बता देंगे। कौटिल्य सोचते रहिए आप लोग, कौटिल्य कौन था? आप लोगों को पता होगा कौटिल्य कौन था, इसमें काफी लोगों को पता होगा कौटिल्य कौन था, लेकिन आगे क्लास में पता चलेगा कौटिल्य कौन था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उनका वाणिज्य का वर्णन है। ओके, पाणिनि ब्रिज नाम लिखा है, पर लिच्छुओं का उल्लेख नहीं है। ओके, कल्याण और पंतजलि ने ब्रिजों का वर्णन किया, जिनका स्वभौमिक राज्य था। गुप्त वंश का प्रसिद्ध लिच्छुओं के साथ विवाह संबंध स्थापित करने से हुई। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी, चंद्रगुप्त जो देखो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोल रहा, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी थी से विवाह किया था। अब लिच्छवी के राजकुमारी से फिर किसने विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये चंद्रगुप्त प्रथम भी मगध पर राज किए थे, तो विवाह किए थे। लिच्छवियों का उल्लेख हालांकि रामायण, महाभारत और बौद्धिक साहित्य में नहीं हुआ है। ये जो रामायण है, जो साहित्य है, जिस साहित्य में हम लोग बौद्धिक साहित्य है, हमारा बिहार का महाभारत है, इन ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं किया गया। ओके, कोई उल्लेख नहीं किया गया, किंतु पाली धर्म ग्रंथों में उनका नाम अनेक बार आया है। गुड मॉर्निंग विष्णु, गुड मॉर्निंग। लाइक ठोकते जाइए, मजा लेते जाइए।
तभी तो अच्छा लगेगा। सूर्य भगवान आ रहे हैं जी, जय जय सूर्य भगवान, नमस्कार। हम लोग बिहार में आगे अब बढ़ रहे हैं। तो ये जो लिच्छवी का उल्लेख हालांकि रामायण महाभारत और बौद्ध साहित्यों में नहीं हुआ है, इनका पाली धर्म ग्रंथों में उनका उल्लेख बार बार आया है। अगर ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि लिच्छवियों का उल्लेख रामायण महाभारत बौद्धिक काल में मतलब किस साहित्य में मिलता है, किस पाली में मिलता है, ये भी आ सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पाली धर्म ग्रंथों में। उनका जो धर्म ग्रंथ था उसमें किसमें मिलता है, पाली धर्म ग्रंथों में उनका अनेक बार उल्लेख किया गया है, अनेकों बार उल्लेख किया गया है। ओके। जैन साहित्यों में लिच्छवियों का वर्णन है। लिच्छवियों वांजियों का हिस्सा थे। नेपाल के वंशावली के अनुसार लिच्छवियों लोग सूर्यवंशी थे। श्री राम जी कौन थे, सूर्यवंशी थे ना, उसी तरह ये भी क्या थे, सूर्यवंशी थे। तो सूर्यवंशी थे। रॉक हिल के अनुसार शाक्य और लिच्छवी एक ही जाति की दो शाखाएं थी। शाक्य और लिच्छवी मतलब जो आते गया शाही लिखने वाला वो लोग अपना अपना विचार देते गया। रॉक हिल के अनुसार शाक्य और लिच्छवी एक ही जाति की दो शाखाएं थी। मनु के अनुसार लिच्छवी लोग वार्त क्षत्रिय थे। बीके स्मिथ के अनुसार लिच्छवी लोग तिब्बत में आए थे, परंतु इससे अनेक विद्वान सहमत नहीं थे। ये जो बोला कि बी स्मिथ के अनुसार लिच्छवी लोग तिब्बत में आए थे, लेकिन जो अनेक विद्वान थे इस बात से सहमत नहीं थे कि आए थे कि नहीं आए थे। ओके। ये था हमारा वैशाली के लिच्छवी का जो एक परिचय। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिथिला का विदेह। मिथिला का विदेह बिहार में भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। बिहार में भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपने शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। मिथिला के विदेहों का वर्णन देवों ब्राह्मणों रामायण और महाभारत में आता है। पढ़े है ना, जनक जी कब गए, जनक जी राजा जनक के बारे में पढ़े हैं ना जी रामायण महाभारत में। तो ऐसे ही उस समय उनका राज्य राजतंत्रात्मक शासन के अधीन था, लेकिन बुद्ध काल में यह संघ राज्य बन गया। विदेह लोग भी वंजी संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला या जनकपुर में स्थित थी। उसकी राजधानी मिथिला या जनकपुर में स्थित थी। विष्णु आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज? कि अच्छा नहीं लग रहा है, कभी लाइक नहीं कर रहा है? इतिहास है, थोड़ा धीरे धीरे मजा आता है ना। एक बार मजा आ जाएगा दिक्कत हो जाएगा। बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। उस समय जब बुद्ध थे मिथिला बढ़िया। बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, जहां श्रीवस्ती के व्यापारिक अपना माल लेकर आए थे। इन दिनों इस क्षेत्र में 8 छोटे छोटे गणराज्य का उदय हुआ। शक्तिशाली गणराज्यों से शक्तिशाली गणराज्यों से घिरे होने के कारण
इन सभी से मिलकर वंजी महासंघ की स्थापना की, जो बाद में लिच्छवी संघ के नाम से विख्यात हुआ। ओके, बहुत बढ़िया विष्णु, बहुत बढ़िया, आवाज आ रही तो बहुत अच्छी बात है। जिनकी पुत्री सीता विदेह राजवंश का प्रारंभ इक्ष्वाकु पुत्र निमि विदेह से माना जाता है। अगर कोई पूछता है कि विदेह राजवंश का प्रारंभ किसके अनुसार प्रारंभ हुआ था, इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से माना जाता है, जो सूर्यवंशी थे। जो कौन सा वंश के थे? सूर्यवंशी थे। दूसरे राजा मिथि जनक विदेह थे। जो दूसरे राजा थे जनक विदेह थे, जो रामायण में हम लोग हमेशा देखे हैं। जनक राजा कौन थे? जनक जी, जिनके मिथिला के स्थापना की। इसके बाद सभी राजाओं के नाम में जनक शब्द जुड़ने लगा। अब क्वेश्चन आता है, किस राजा के बाद जनक शब्द जुड़ने लगा? मिथि जनक विदेह के बाद। मिथि जनक विदेह थे, उनके बाद मिथिला की स्थापना की। उसके बाद जितने भी राजा थे उनके नाम के बाद जनक शब्द का जुड़ना प्रारंभ होने लगा। ओके, विदेह राजवंश के 25वें राजा शीर्षध्वज जनक थे। जो 25वें राजा थे शीर्षध्वज जनक थे, ध्वज जनक थे। विदेह राजवंश के 25वें राजा शीर्षध्वज जनक थे, जिनकी पुत्री सीता का विवाह। अब देखो, जिनकी 25वें राजा जो थे जनक के, वो 25वें राजा थे, जिनकी पुत्री सीता, जो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम से विवाह हुआ था, राम जी से। ये तो सब जानते हैं, राम जी के सीता जी से विवाह, गए थे धनुष ये तोड़ दिए, विवाह हो गया। ऐसे ही न हुआ था जी। तो साइंस में भी, इतिहास में, बिहार के इतिहास में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये जो सभी जो कार्यक्रम हुआ था, एक बिहार का कार्यक्रम था, इसीलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं। देख लो, बिहार ऐसा एक राज्य है जहाँ बड़े बड़े प्रतापी राजा, बड़े बड़े देवता, भगवान तक यहाँ प्रकट हो गए। और सबसे अच्छा जो कर्म हुआ है बिहार से ही हुआ है। और सभी हमारे देश, भारत देश में एक गर्व की बात है कि बिहार राज्य हमारे भारत देश में है। ओके, हमारे भारत देश का एक ऐसा राज्य है जो एक भगवान राम की ससुराल कहा जाता है। वो राज्य बिहारी है, कोई और नहीं है। ओके, तो इस वंश के प्रारंभिक चरण में कुल 53 राजा हुए थे। इस वंश में 25वें राजा कौन थे? जनक, जिनकी पहला विवाह हुआ था सीता से। सीता का विवाह हुआ था राम से, राम जी से हुआ था। इस वंश में जनक जो निमि विदेह का जो राजवंश प्रारंभ इक्ष्वाकु के पुत्र, मिथि जनक विदेह के जो दूसरे पुत्र थे सूर्यवंशी में, इक्ष्वाकु के पुत्र में, इसमें टोटल 53 राजा हुए थे इस वंश में। विदेह राजवंश के द्वितीय चरण में कुल 15 राजा हुए थे, जिनमें जनक विदेह का नाम से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनके दरबार में विद्वानों की एक प्रतियोगिता हुई, जिनमें यज्ञवल्क्य विजयी हुए। ओके, विजयी हुए। इसकी जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। ओके, इस राजवंश में करल जनक अखिली राजा हुए। इसके बाद मगध के राजा महापदम नंद ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। ओके,
फिर इसको किसने अपने राज्य में मिला लिया? नंद वंश ने। अब नंद वंश के हिस्से चालू हो जाता है नंद वंश। ओके, मगध का अब चालू हो गया मगध का उत्सर्जन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एवं विस्तार। अब अगला टॉपिक आते हैं, जैसे महापद्रम ने जो अपने में शामिल किया था सभी इस करोल जनक आखिरी राजा के बाद इनकी अपनी साम्राज्य राज्य को अपने में स्थापित किया था। इसके बाद चालू होता है मगध साम्राज्य। समझ में आओ थुनो, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एवं विस्तार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष मतलब मगध साम्राज्य कैसे फैला, उसका विस्तार कैसे हुआ। मतलब कोई भी देखो, कोई भी राज्य चाहता था कि हमारी राज्य का विस्तार हो, जिसे चीन चाहता है। चीन एक देश है, चीन क्या चाहता है कि हमारी विस्तार हो, हमारी जो विस्तार हो, चीन भी यही चाहता है। इसीलिए काफ़ी लड़ाइयाँ होती गई, काफ़ी हमारे देश में बहुत दूर तक घुसकर जमीन आती आ रहा है। बहुत दूर तक जमीन धीरे धीरे नहीं बोलते हैं, छोटा चोर से दूर रहना चाहिए। थोड़ा छोटा ले रहा है, थोड़ा जमीन लेते जा रहा है, छेकते जा रहा है, बोल रहा है कि मेरा ही है। टेंशन न लो, हमारे मोदी जी हैं, उसको इतना मारेंगे कि वो पीछे ही रहेगा। चिंता नहीं लेना है, नहीं करना है, तैयारी हो गई है हमारे देश की, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सभी राज्य जैसे पाकिस्तान है, चीन है, जितने भी देश हैं वो अपने देश को विस्तार करते हैं। आवाज आ रही सबको? गोविंद नहीं है क्या जी? ओके, तो देखते हैं कि हर एक देखो विस्तार और उत्कर्ष, इसका मतलब ये है कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री चाहती है कि हमारा जो देश है उसका विकास हो, उसकी जो सीमा है उस सीमा का विस्तार हो। जैसे सिंपल भाषा हमारे गांव में और करते हैं, खेत में आर कौन करते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं कि थोड़ा हमारी जमीन ज़्यादा बढ़ जाए, करते हैं ना जी। काटते रहते हैं, थोड़ा सा जमीन बढ़ाते रहते हैं। मतलब अपनी जमीन की अपनी जो सीमा है उसका विस्तार करते हैं। उसी तरह हर एक राज्य, पहले हर एक राज्य जितने भी राज्य था बिहार में, चाहे इंडिया में कहीं के राज्य, वो अपने राज्य के सीमा को विस्तार करने के लिए बहुत सारा नीति अपनाता था। या तो अपने राज्य के पड़ोसी राज्य को युद्ध से हराता था, कि उसको युद्ध से हरा देता था, कि उससे युद्ध करता था, हराकर अपने मिला लेता था, या उसके यहाँ किसी लड़की से, किसी राजकुमारी से शादी कर अपने मिला लेता था। यानी कोई भी रणनीति लगाकर दंड भेद जिससे भी हो सके वो अपनी शक्ति से भी, कैसे भी करके, प्रेम से भी करके अपने उसकी सीमा को अपनी ओर मिलाता था। ओके, आते हम लोग वर्तमान बिहार की राजधानी पटना एवं गया जिलों के क्षेत्र में स्थित मगध प्राचीन भारत एक प्रमुख राज्य था। टॉपिक पाते हैं कि वर्तमान बिहार की राजधानी पटना एवं गया जिलों के क्षेत्र में स्थित मगध प्राचीन भारत का इको कर रहा है। अब क्लियर आवाज? इको नहीं करेगा, चिंता नहीं करना है।